चलो तो आज का टॉपिक डायरेक्ट एक्शन डे से है। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब हिंदी में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये दिन ली ने मनाया, ली की वजह से माना जाता है। इसी को भारतीय इतिहास में काला दिन भी कहते हैं, ब्लैक डे। डेट 16 अगस्त 1946 की है और लीड किया मोहम्मद अली जिन्ना। और उसने स्टार्ट करने से पहले एक बयान दिया था। उस बयान से साफ साफ लगेगा कि जानबूझकर एक कदम उठाया गया है। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, हमारी जेब में भी पिस्टल है। ठीक है। तो जिन्ना का बयान था कि वी हैव हिस्टोरिकल डिसीजंस, वी ड्रॉप्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड नाउ पिस्टल इन आवर पॉकेट। तो इस तरह की स्टेटमेंट वो देता है, तो इसका सीधा मतलब ये था कि अब वो बंदूक की भाषा से बात करेंगे। तो इस डे में पहला रोल किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये सुहरावर्दी है। सुहरा, SUHRABARDI, सोहरावर्दी। उनका एसोसिएट मुजीबुर रहमान है, जो बाद में बांग्लादेश अलग होने पर वहां का सर्वे सर्वा बना। ठीक है। ये लोग मेन लीडर थे एक्शन डे के। एरिया कहाँ कहाँ था? कोलकाता से स्टार्ट हुआ और कोलकाता के बाद बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था गढ़मुक्तेश्वर, है ना। और वहां से होता हुआ पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब में कब पहुंचा? मार्च 47। ठीक है। इन सब में सबसे एक्टिव रोल किसका रहा? इसी सोहरावर्दी का रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो उस समय बंगाल का क्या है, मुख्यमंत्री है। तो पुलिस उसके हाथ में है, सरकार उसके हाथ में है, इसलिए वो ज्यादा प्रभावशाली बना हो पाया। उसका जो इलाका था वो था नोआखली, ये क्वेश्चन आ चुका है। और टिप्पड़ा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टिप्पड़ा, ये प्रभावशाली इलाके हैं वहाँ के। ठीक है। एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्शन का मतलब था कि अब पाकिस्तान लेंगे लड़कर। तो उनका स्लोगन भी था तो इस एक्शन डे में जो स्लोगन था, नारा था, वो था पाकिस्तान लड़कर लेंगे। तो कार्रवाई का मतलब, अब वे अंग्रेजों से और कांग्रेस से बार बार बातचीत नहीं करेंगे। उनके इलाकों में जहां जहां हिंदूज हैं वो उन्हें मारेंगे और मारकर दबाव बनाएंगे। और वही उन्होंने किया भी। तो वो दबाव, मर्डर किए, रेप किया और प्रॉपर्टी को लूटा। ठीक है। ये सब एक आदमी ने बाद में लिखा है, उसका नाम है पेंडरलन मून। पेंडरल मून। उसकी किताब का नाम है डिवाइड एंड क्विट। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे समझ में आया। जिन्ना, सोहरावर्दी, मुजीबुर रहमान का काम है। 16 अगस्त से शुरू हुआ। इलाका पूरब से लेकर पश्चिम तक। कार्यवाही का मतलब हिंसा
बलात्कार, लूट सब कुछ शामिल है और उद्देश्य है पाकिस्तान का निर्माण। तो लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे क्यों मनाया? क्योंकि वो सरकार और कांग्रेस पर पाकिस्तान के लिए दबाव बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ तो आप सोचो कि वो कितने एक्टिव हैं इस चीज के लिए। उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों उन्होंने उन्होंने का मतलब कुछ लोगों ने इसे जिहाद का नारा भी दे दिया कि अगर आज आप लड़ते हैं तो ये धर्म के लिए लड़ाई है। हम्म? तो जाहिर सी बात है, जब आप इसे जिहाद का रूप दे देंगे तो बहुत ज्यादा फैनेटिक हो जाएगा। और फैनेटिक हुआ भी, बहुत ज्यादा हिंसा हुई। तो आप देखेंगे कि जिहाद होता है वहां पर। प्री का क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे समझ सकते हो कि तो क्या हिंदुओं ने विरोध नहीं किया? हाँ, हिंदुओं ने थोड़ी देर बाद विरोध किया। और उन्हें विरोध करने में किसका नाम है? गोपाल चंद्र मुखर्जी, गोपाल पाठक। ये इन्होंने वहां विरोध किया, यानी इन्होंने फिर मुसलमानों को मारना शुरू किया। तो रिस्पॉन्स हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, सोहरावर्दी प्रभावशाली क्यों रहा? क्योंकि वो वहाँ का मुख्यमंत्री है और पुलिस उसके प्रभाव में है। ठीक है, खैर, इसलिए जो मुखर्जी थे, गोपाल चंद्र मुखर्जी, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, उन्होंने जरूर जवाब दिया है। ठीक है, इस दंगे कितने ज्यादा इंटेंस थे, इस बात की गवाही एक और जगह मिलती है। स्टेटस मैन का एक संवाददाता है, करस्पॉन्डेंट है। यहाँ थोड़ा सा नाम हटा दो उसका, ये मत लिखना है। तो वो कहता है कि मैंने बहुत से युद्ध देखे हैं, युद्ध के अनुभव ने मुझे बहुत कठोर बना दिया है, लेकिन किसी भी युद्ध की जो सीरियसनेस इंटेंसिटी है, वो भी इतनी डेंजरस नहीं होती। यह दंगा नहीं है। उसने क्या कहा कि इसे देख कर नहीं लगता कि दंगा है, बल्कि इसके लिए तो सही शब्द भारत के मिडिवल इंडिया से, हिस्ट्री से लेना होगा। और इसके लिए कौन सा शब्द है? जिहाद। क्योंकि मिडिवल इंडिया में बाबर, इन सब ने क्या भरा लोगों को जीतने के लिए? जिहाद की भावना भरी थी, क्रूसाइड की भावना भरी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट स्टेटसमैन का एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, उसका है। और कहाँ कोट किया गया है? आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे भी जा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो उसका स्टेटमेंट कृपलानी कृपलानी ने कोट किया है। ठीक है, तो ये एक्शन कब तक होता रहा? आजादी के बाद तक होता रहा। ठीक है, रोकने का प्रयास किसने किया? गांधी जी ने किया। किसके कहने पर किया? माउंटबेटन के कहने पर किया। गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कहाँ था? बंगाल का नोआखली, वहां गए। और वहां उन्होंने लोगों से शांति की अपील की, कार्य किया और वहां शांति स्थापित की। इस पर माउंटबेटन ने उनको क्या कहा? एक और टाइटल दिया, वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्यों कहा? क्योंकि जो काम 50,000 सिपाही नहीं कर पाए, वो काम अकेले गांधी ने कर दिया। ठीक है, तो ये है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मेंस के पर्पज से आप लिख रहे हैं तो क्या थी, किसने शुरू की, कब शुरू की, उद्देश्य क्या था और क्या क्या हुआ। तो अगर आप और लिखना चाहें इसमें, तो कहा जाता है कि
1,80,000 लोग मारे गए इस दंगों में। तो बेसिकली ये दंगे थे जिसमें से 60,000 पंजाब वाले क्षेत्र में मारे गए और पूरब में 1,20,000 के आसपास लोग मारे गए। एक लाख 20,000 के आसपास लोग मारे गए इसमें, और लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग शरणार्थी बने। शरणार्थी का मतलब, जब दंगे बहुत ज्यादा हो गए तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से हिंदू इंडिया आए, और हिंदुस्तान से मुस्लिम कहाँ गए? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो बड़े लेवल पर माइग्रेशन हुआ, जिनकी संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास थी। ठीक है। अब आप एक चीज और जाननी चाहिए, प्री के लिए ही, मेंस में भी लिखेंगे, कि आखिर लीग इतनी एग्रेसिव क्यों हुई। तो अगर कल की कहानी समझ में आ गई हो, आज की कहानी आपने सुनी है, तो एक आइडिया दे सकते हैं आप लोग कि आखिर लीग को इतना हार्ड स्टेप क्यों उठाना पड़ा। दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे आप, भारत में आजादी के आंदोलन में सांप्रदायिकता। तो इस टॉपिक को आप 3 भागों में बांट लेंगे। उससे पहले दिखाएंगे कि सांप्रदायिकता का मीनिंग क्या है, कम्युनलिज्म किसे कहते हैं। तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब कोई रिलीजियस ग्रुप दूसरे पर डोमिनेट करना चाहता है और अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहे। तो एनी रिलीजियस ग्रुप टू बी डोमिनेट ऑन अदर ग्रुप्स, और अपने आप को क्या समझे, दूसरे से सुपीरियर, उस स्थिति को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें, पॉलिटिक्स में रिलीजन का प्रयोग करना ही सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म है। तो यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनलिज्म। ये तो हो गई कम्युनलिज्म। राइट्स क्या होते हैं? दंगे। जब इस सांप्रदायिकता में आप वायलेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक, तब आप उसे दंगा कहने लगते हैं। तो वायलेंस के ऐड होने से क्या होगा? ये दंगा बन जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले मीनिंग समझा दिया। अब कैसे पैदा हुई भारत में ये देखें, तो इसके 3 दौर हैं। सबसे पहले मॉडरेस्ट कम्युनलिज्म, नरमपंथी सांप्रदायिकता, नरमपंथी। दूसरा है उग्रवादी सांप्रदायिकता, एक्सट्रीमिस्ट फेज। और फिर है फासिस्ट, फांसीवादी, फासिस्ट, फांसी, फांसी नहीं, फांसी, फासिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, फांसीवादी। ये जो टाइम है वो 1880 से स्टार्ट होता है, 1880 से स्टार्ट होकर 1920 तक चलता है, गांधी के आने तक। ठीक है, ये 20 से 37 के बीच में चलेगा, और ये 37 से 47 के बीच में चलेगा। 80 से 20, 1920, 1920 से 37, 1937 से 47 तक। ठीक है, क्यों पैदा हुआ वो भी देखो यहाँ पर, इसको ऐसा क्यों कहते हैं। नंबर 1, यहाँ पर कुछ लीडर्स ने, कुछ नेताओं ने, जो कि अपनी सोसाइटी के या रिलीजन के रिफॉर्मर भी थे, सुधारक भी थे, जैसे
आपने पढ़ा था सैयद अहमद खान को, देवबंद आंदोलन को मुसलमानों में, हिंदुओं में आर्य समाज का नाम लेना होगा आपको। तो लिखेंगे आप इसमें, इस दौर में कुछ नेताओं, धार्मिक नेताओं जो कि समाज सुधारक भी थे, उन्होंने सुधार के लिए, धर्म के सुधार के लिए अपनी पहचान, आइडेंटिटी पर बल दिया। अपनी पहचान पर बल दिया, जिससे उनके धर्म के लोग धार्मिक आधार पर अपना हित देखने लगे। रिलीजियस इंटरेस्ट के बेसिस पर उन लोगों ने अपना रिलीजियस इंटरेस्ट को पूरा किया। कैसे? जैसे सैयद अहमद खान ने कहा कि 1857 की रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ है, इसलिए मुसलमानों को अंग्रेज क्या करें, सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया। ऐसे ही आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन ने क्या किया, जो लोग कन्वर्ट हो चुके थे उनको वापस हिंदू धर्म में लेकर आए। तो ऐसे कुछ प्रयास हुए। यानी इस मॉडर्निस्ट फेज में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, इसलिए मॉडर्निस्ट फेज है। नफरत नहीं फैली एक दूसरे के खिलाफ, बहुत ज्यादा नेताओं में फैली, लेकिन आम जनता प्रभावित नहीं हुई उससे। दूसरा फेज है एक्सट्रीमिस्ट फेज, 1920 से 37, 17 साल। इसमें क्या हुआ, इसमें नेताओं ने कहा कि प्रत्येक धर्म का जो इंटरेस्ट है, हित है, वो उसी धर्म के लोगों और पार्टी से पूरा होगा। मतलब कांग्रेस को हिंदूवादी संगठन और मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का संगठन माने जाने लगा। और उनके नेताओं ने यह दिखाने का प्रयास भी किया कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कौन करता है, केवल मुस्लिम लीग। कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है। ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई हिंसा का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं हुआ, यानी बंटवारे की भावना अभी तक सामने नहीं आई थी। तीसरा दौर फासिस्ट है, जिसका मतलब होगा एक दूसरे को मारकर हटा देना और अपने आप को स्टैब्लिश करना, इसे कहते हैं फासिस्ट। तो इसका सीधा मतलब ये था कि एक दूसरे से घृणा यानी हेट करेंगे वो लोग, और इतनी हो जाएगी कि हमें एक अलग देश चाहिए। इसकी शुरुआत मुस्लिम लीग ने की और जवाब दिया आरएसएस ने। इसका मतलब ये है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं। लीग ने मुसलमानों की और आरएसएस ने हिंदुओं की कम्युनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, और कहा कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के लिए खतरा है, और कुछ भी हो जाए वो उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान की मांग सामने आने लगी। ठीक है। अगर लिखा है तो लिख लो, नहीं तो ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा और इतना क्लासिफाइड फॉर्म में नहीं मिलेगा। वैसे बिपिन चंद्रा में लिखा हुआ है सब कुछ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है। लेकिन वहाँ आपको अंतर बहुत ज़्यादा नहीं स्पष्ट होंगे। खैर, तो ये तो विकास, डेवलपमेंट दिखा दिए कम्युनलिज्म का हमने। अब हम कम्युनलिज्म के उदय के कारण, कि रीजन क्या क्या रहे, वो लिखेंगे। तो सांप्रदायिकता के उदय के कारण भी लिख लें हम।
नंबर एक, सबसे पहले तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो और राज करो की नीति। इन्होंने जानबूझकर भारत के विभिन्न अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रमोट किया, ये कहते हुए कि तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा पिछलापन, बैकवर्डनेस अलग है और ये तभी दूर होगी जब आप यूनाइट होंगे, पोलराइज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अंग्रेजों की पॉलिसी से बेदार बताइए कि उन्होंने ये लोगों के अंदर फीलिंग डाली कि पूरा भारत एक नहीं है, यहाँ धर्म के आधार पर बहुत सारे समूह हैं, ग्रुप हैं, और कोई भी समूह दूसरे के इंटरेस्ट को पूरा नहीं करता। ठीक है, दूसरा कारण है हमारे जो समाज सुधारक नेता थे, सोशल रिफॉर्मर लीडर थे, उन लोगों ने अपनी बैकवर्डनेस को, अपने पिछड़ेपन को धर्म से जोड़ा, है ना। जैसे सैयद अहमद खान कहते थे कि 57 की क्रांति से मुसलमानों को नुकसान हुआ है, नंबर एक, इससे मुसलमान पिछड़ गए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, सिविल सेवाओं में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अंग्रेज भारत में स्थापित हुए, विभिन्न धर्मों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन विधायिका, कार्यपालिका में कम हुआ, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी किस पर डाल दी? धर्म के, कि हम धर्म के हैं, हम मुसलमान हैं या हम दूसरे धर्म के हैं, इसलिए हमें मौका नहीं मिला। जबकि सच ये नहीं है। सच तो ये था कि वो अवेयर ही नहीं थे, अपने आप में सुधार लाना नहीं चाहते थे। तो जो रिफॉर्म लेकर नहीं आना चाहेगा वो आगे भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख लें कि विभिन्न धर्मों के समूह का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज में समान, इक्वल नहीं था, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी धर्म पर डाल दी, यानी दूसरे धर्म के लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया। आप देखोगे, और आपको लिखाया भी था 1857 की रिवॉल्यूशन के दौरान कि कुछ लोगों ने माना था, सैयद अहमद खान ने, कि हिंदुओं ने मुसलमानों को आगे करके अंग्रेजों से लड़ा दिया और खुद फायदा उठा लिया, है ना। तो ये मानसिकता दिखाई देती है। दूसरा कारण था कि गरीब भारत में, गुलाम भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इलेक्ट्रेसी तीनों थी। तो ऐसी कंडीशन में आदमी की सोच कैसी होगी? कट्टर होगी, रिजिड होगी, धार्मिक हो जाएगी, और वो अपनी हर प्रॉब्लम को किसके लिए जिम्मेदार ठहरा देगा? गॉड को, धर्म को, ईश्वर को। और ऐसे में वो नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर सुधार भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सभी धर्मों में कुछ ऐसे लीडर पैदा हुए जिन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए रिलीजन को बढ़ावा दिया, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। जिन्ना जैसे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब उन्हें लगा कि उनका कद या उनका प्रभाव कम हो रहा है, तो उन्होंने लीग ज्वाइन कर ली,
और जब उन्हें लगा कि अब वो पाकिस्तान नहीं बनवा सकते तो उन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे का काम शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरा उदाहरण आपको मैंने पहले भी दिया था, नॉन कॉपरेशन में, सॉरी, खिलाफत आंदोलन में, जब मैंने आपको बताया था कि कई छोटे मोटे धार्मिक नेताओं का जन्म हुआ और उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। यानी एक तरफ क्या चल रहा है, नेशनल मूवमेंट, और दूसरी तरफ क्या है, उस नेशनल मूवमेंट में कुछ लोग अपने बेनिफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगला कारण, इतिहास की इतिहास की गलत व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड रिलीजन ऑल्सो। जैसे मिडिवल इंडिया को हाईलाइट करते हुए ये दिखाया गया कि मिडिवल इंडिया में मुस्लिमों ने हिंदुओं का शोषण किया है, तो हमें उसका बदला लेना चाहिए, है ना। और ये काम आज भी कई लोग करते हैं कि अगर किसी को भड़काना हो तो औरंगजेब का उदाहरण देते हैं, बलबन का उदाहरण देते हैं, फिरोज शाह तुगलक का उदाहरण देते हैं, अ, लोधी का उदाहरण देते हैं। क्या दिखाते हैं उदाहरण देकर, कि उस समय के मुस्लिम शासकों ने, सल्तनत हो या मुगल हो, सभी ने भारत का शोषण किया। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप पढ़ते भी होंगे, अकबर के खिलाफ देखा होगा आपने कि अकबर के हरम में इतनी रानियां हुआ करती थी और उनसे अधिकांशतः हिंदू थी। तो ये सब कहानियां हैं, हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसी कहानियों को मॉडर्न इंडिया में सामने लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप आज पढ़ रहे हो हिंदू होने के नाते डायरेक्ट एक्शन डे, तो आपको भी गुस्सा आएगा कि उस समय इतने हिंदुओं को मार दिया, या मुसलमान है तो आपको लगेगा इतने मुसलमानों को मार दिया। तो असर पड़ता है कि आप इतिहास को किस नज़र से देख रहे हैं। तो उस समय कुछ लोगों ने इतिहास को अपनी नज़र से देखा, ये मानते हुए कि मिडिवल इंडिया में मुसलमानों ने हिंदुओं का शोषण किया है, तो हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये बाहरी हैं, ये भारत के साथ मिलकर नहीं रह सकते। ठीक है। ये 4 या 5 कारण आपने लिखे हैं भारत में सांप्रदायिकता के जन्म के। जिसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट लिख लेंगे वो आप। मीनिंग लिखा, डेवलपमेंट लिखा, कारण लिखे, और अब रिजल्ट। पहला रिजल्ट है कि जो सोशल हार्मनी है, सामाजिक समरसता है, वो कम हुई। यानी जो हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह रहे थे, वो अब एक दूसरे पर डाउट करेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे। तो सामाजिक एकता और सौहार्द, यानी सोशल यूनिटी, सॉलिडारिटी और जो हार्मनी है, वो खत्म हो जाएगी। इससे राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित होगा, नेशनल मूवमेंट में फ्रिक्शन, बंटवारा होगा। तीसरा, पॉलिटिक्स का कम्युनलाइजेशन, यानी सांप्रदायिकरण हो जाएगा। उस समय की पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए था, देश के इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स कैसी हो गई, अपनी इंटरेस्ट, अपनी संप्रदाय, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने वाली हो गई। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, भारत को एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में खोना पड़ा, छोड़ना पड़ा, यानी भारत का विभाजन हो गया। इससे बड़ा नुकसान और नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक। तो ये उस समय का डायरेक्ट एक्शन डे के पीछे की जो कहानी है सांप्रदायिकता की, वो मैंने आपको बता दी। बता के समझ में। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि
क्या भारत की आज़ादी के आंदोलन में पाकिस्तान का बनना तय था या पाकिस्तान का बनना अनिवार्य था? ठीक है, तो